हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक ट्रांसफार्मर के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर की जो ईएमएफ इक्वेशन होती है वो कैसे निकाली जाती है, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और इस पर बाकी की सारी थ्योरीज डिपेंड करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर है, तो आप देखिए, अगर ये हमारा एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें ये प्राइमरी साइड पर जो प्राइमरी वाइंडिंग साइड है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग साइड है। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग साइड पर N1 टर्न्स लपेटा हुआ है और सेकेंडरी वाइंडिंग साइड पर N2 टर्न्स लपेटा हुआ है, जब हम इसमें कोई एक साइनोसॉइडल वोल्टेज जो कि सिंगल फेज एसी वोल्टेज देंगे, तो इसमें जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो भी वेरिंग फ्लक्स होगा, एसी फ्लक्स ही होगा। तो जिस नेचर का आपका एसी सप्लाई होगी उसी नेचर का ये फ्लक्स यहाँ पर जनरेट होगा। तो ये जो फ्लक्स जनरेट यहाँ पर कोर में होगा, अगर हमारी जो सप्लाई है वो एसी है तो जो फ्लक्स का नेचर होगा वो भी एसी होगा। तो ये देखिए, सप्लाई जिस साइनोसॉइडल थी तो मैंने साइनोसॉइडल ही फ्लक्स के कर्व को भी मान लिया। ये फ्लक्स का कर्व है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है φm और इसका रिप्रेजेंटेशन जिसको किया जाएगा फाई इज इक्वल्स टू φm साइन ओमेगा टी, ओमेगा को 2πf लिखते हैं। तो ये इसका एक बेसिक वो हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम देखते हैं, ये हमने लिख दिया है कि एज द एसी सप्लाई इज गिवन टू द प्राइमरी वाइंडिंग इंस्टेंटेनियस फ्लक्स प्रोड्यूस। जैसे ही हम एसी वाइंडिंग यहाँ पर देते हैं, एक इंस्टेंटेनियस फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जिसका नेचर क्या होगा, वही नेचर होगा जो साइनोसॉइडल एसी वाइंडिंग का नेचर है। विद रिस्पेक्ट टू इट्स फ्रीक्वेंसी एफ इज द अप्लाइड एसी वोल्टेज, सेम फ्रीक्वेंसी का होगा और बाकी चीज़ें भी। और इसका जो रिप्रेजेंटिंग होगा वो होगा फाई इज इक्वल्स टू फाइन साइन 2πft, जहाँ पर φm जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है इंस्टेंटेनियस फ्लक्स की अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो फैराडे कहते हैं कि अगर एक वैरिंग मैग्नेटिक, एक कंडक्टर एक वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, तो उसके हिसाब से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई टी टी। मतलब जितना चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लक्स है उसके प्रोपोर्शनल होता है। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स उसमें लगे हुए हों। तो -n डी फाई बाई डी टी, इसका मतलब क्या है कि ये डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है और जितने टर्न्स इसको कट करेंगे उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न इज ऑब्टेन्ड। तो अगर हमें एक टर्न पर कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा वो ऑब्टेन करना है तो हम n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। ये देखिए, मैंने n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दी, तो ये हो गया -d फाई बाई टी टी। अब हम फाई की वैल्यू हमें पता थी φm साइन ओमेगा टी, उसको रख देते हैं। तो मैंने रख दिया फाई की वैल्यू d बाई डी टी φm साइन ओमेगा टी। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं t के रेफरेंस में। तो φm जो है हमारा, यहाँ पर आप देखिए जो ये φm है ये कांस्टेंट है, तो φm बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -φm टी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी में अगर हम इसे रिप्लेसमेंट के मेथड से करें तो ये ओमेगा कॉमन होकर बाहर आ जाएगा। ओमेगा टी को अलग से बाई पार्ट्स में करेंगे तो ये ओमेगा हो जाएगा और ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये आया -φm ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये क्या आया हमारा, ये आया ईएमएफ पर टर्न आया। अब अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब हमें पता है कि कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो प्लस साइड में +1 और माइनस साइड में -1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ओमेगा टी +-1 हो सकता है। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू अगर लिखी तो ई मैक्स हो जाएगा हमारा φm ओमेगा, क्योंकि कॉस ओमेगा टी +1 ले लिया हमने, -1 ले लिया, तो कोई ये पूरी वैल्यू हमें मैक्सिमम बनानी थी, तो ये φm ओमेगा हो गया। तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf। तो ई मैक्स क्या हो जाएगा 2πf
फाई एम क्या है, फाई एम फिर से वही हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स जनरेटेड है। अब अगर हम ये मान लें ये ई एम है, ई मैक्स है, अगर हम ये मान लें कि E1 जो है इसकी आर एम एस वैल्यू निकाल, अब हमें ई मैक्सिमम मिल गया, आर एम एस वैल्यू अब निकालें अगर इंड्यूस्ड ई एम एफ की, तो चूंकि ये साइनोसॉइडल क्वांटिटी है तो साइनोसॉइडल क्वांटिटी के लिए हमें पता है कि जो ई आर एम एस होता है वो ई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई रूट 2 होता है। तो ये हमने लिख लिया, ई आर एम एस इज नथिंग बट ई मैक्सिमम बाई रूट 2। ई मैक्सिमम क्या था, 2 पाई एफ फाई एम, रूट 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा ई आर एम एस इज इक्वल टू रूट 2 पाई एफ एम। तो रूट 2 और पाई की वैल्यू है 3.14 और रूट 2 1.414, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ई आर एम एस इज इक्वल्स टू 4.4 एफ फाई एम। और अब हमें ये बेसिक मिल चुका है। अगर हम अब इसी को E1 और E2 के लिए निकाल दें, क्योंकि ई आर एम एस क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू होती है, तो इफेक्टिव वैल्यू E1 और E2 के लिए क्या हो जाएगा, let E1 be the RMS induced in primary winding। प्राइमरी वाइंडिंग में N1 टर्म्स हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में N2 टर्म्स हैं, तो जो RMS इंड्यूस्ड होगा वो E1 होगा और सेकेंडरी में जो RMS इंड्यूस्ड होगा वो E2 होगा। तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल्स टू RMS वैल्यू ऑफ induced EMF per turn into number of primary turns। तो क्या हो गया, E1 is equals to 4.4 F फाई एम इंटू N1 जो प्राइमरी टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से सिमिलरली E2 निकल आएगा जो कि हो जाएगा N2 टर्न्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हमारा निकला ये इन EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और इक्विवेलेंट सर्किट भी अभी इसी पर बेस्ड होगा। तो अगर आप देखें तो ट्रांसफार्मर के लगभग सारे न्यूमेरिकल सिर्फ अगर आपको EMF इक्वेशन याद रहे तो इस पर बेस्ड हो जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर में रहें, सुरक्षित रहें।